हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। तो लास्ट फ्राइडे के दिन अगर हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को मार्केट काफ़ी अच्छा दिखा और काफ़ी अच्छा मोमेंटम हुआ। और अभी हम देखें तो ऑलमोस्ट 26,186 के आसपास क्लोजिंग आई है। और लास्ट हमने जब लास्ट 4-5 दिन पहले जब हमने एक एनालिसिस की थी तो बताया था हमने कि 26,000 का एक सपोर्ट दिख रहा है और 26,000 के बाद से 25,880 से लेके 850 का एक दिख रहा है। ठीक है, तो रिसेंटली हमने देखा कि 25,880 के आसपास निफ्टी गया, फिर वहाँ से मोमेंटम हुआ। लास्ट फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट मतलब 200 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम दिखा निफ्टी में। तो अभी हम क्या देख सकते हैं, तो इस पे बात करेंगे। बैंक निफ्टी देखेंगे, सिल्वर ऊपर जा रहा है वो भी देखेंगे, गोल्ड पे भी बात करेंगे और एनवीडिया वगैरह पे भी थोड़ा सा देखेंगे कि मतलब क्या चल रहा है। ठीक है, यूएस मार्केट को, जापान के जो बॉन्ड मार्केट हैं काफ़ी शूट अप हुए हैं और अभी भी शूट अप हो रहे हैं। जो डॉलर है, मतलब जो डॉलर इंडेक्स है वो बढ़ रहा है। जो इंडियन रुपीज़ है उसका जो प्राइस है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, 90 प्लस में आ गया है अभी। तो इन सब का इम्पैक्ट मार्केट पे क्या पड़ेगा और हमारी इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा। ठीक है, और एक और चीज़ ये है कि जो रेट कट्स हुए उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या निकल के आएगा 2026 के लिए। ठीक है, तो पहले रेपो रेट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम बॉन्ड मार्केट देखेंगे, फिर यूएस, फिर पहले इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, मतलब रेट कट्स की। फिर उसके बाद से ग्लोबल मार्केट देखेंगे जिसमें गोल्ड सिल्वर डॉलर सारी कवर करेंगे। उसके बाद से हम फिर इंडियन स्टॉक मार्केट पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी अगर हम बात करें तो लेटेस्ट में जो रेट कट्स हुए हैं रिसेंटली फ्राइडे के दिन, तो उसमें 25 बेसिस पॉइंट रेट कट हुए हैं, जो कि पहले 5.5 पे था, अभी रेपो रेट 5.25 पे आ चुका है। ठीक है, अगर आरबीआई देखें तो मतलब 2025 में 125 बेसिस पॉइंट कम कर चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ऑलमोस्ट 11 बिलियन डॉलर का जो ऑपरेशन है उसको लिक्विडेशन मिली है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसके पीछे जो रेट कट्स हुए हैं उसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो ऑलमोस्ट 2% के आसपास प्रेडिक्ट किया जा रहा है। ठीक है, आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया है 2026 तक। तो इस रीज़न से क्या है कि जब इन्फ्लेशन इतना कंट्रोल में है तो मार्केट में लिक्विडिटी, मतलब मार्केट में थोड़ा सा और मार्केट को हेल्प करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट है वो लोअर रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगी, वो चाहे इन्वेस्टमेंट में हो या फिर परचेजिंग पावर में हो। ठीक है, तो इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो अफोर्डेबल जो होम लोन है, ऑटो लोन्स है, पर्सनल लोन्स है उन पे काफ़ी ज़्यादा एक सॉरी, उनको बहुत सस्ते रेट में लोन्स मिल पाएंगे या फिर वो लोन अपना चुका पाएंगे। ठीक है, तो इस रीज़न से क्या होगा कि मतलब जो 2025 में रेट कट्स हुए, तो 2025 में टोटल 125 बेसिस पॉइंट रेट कट्स हुए हैं, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 9 लाख करोड़ का मतलब एक बेनिफिट, या फिर यूँ कहें तो 9 लाख करोड़ कम इंटरेस्ट लोगों को देना पड़ेगा जिन्होंने होम लोन लिया है, ऑटो लोन लिया है, इस रीज़न से। तो एक काफ़ी मतलब एक तरीके से गिफ्ट है, कह सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लिए। ठीक है, इसमें तो मतलब सबके लिए है, बट ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। ठीक है, अभी अगर क्वार्टर 2 का जीडीपी ग्रोथ देखें तो 8.2% आया था। तो इससे क्या होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगा, रियल एस्टेट में पैसे आएंगे, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे लोअर एक्सपेंशन एक्सपेंशन था वहाँ पे पैसा जाएगा तो वहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है डिफरेंट सेक्टर्स में, वो चाहे किसी भी से मतलब होम लोन वगैरह का हो या फिर किसी बिजनेस वगैरह का हो, तो वहाँ पे एक इंक्रीमेंट बढ़ेगा, वो मतलब इंक्रीज होगा। उसके बाद से है कि जो अपनी मार्केट है स्टॉक मार्केट, उसका सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज उन लोगों को होगा जो बैंक में पैसे रखते हैं, जैसे जिन्होंने एफडी करा रखी होगी, तो उनको वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, क्योंकि 125 बेसिस पॉइंट पिछले साल मतलब 2025 में कम हो जाना, तो समझ लो कि 1.25% का उनको झटका लग गया है, मतलब 1.25% उनको कम इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट आता है कि जो हमारी करेंसी है, जैसे क्या होता है कि रेट कट्स जैसे होते हैं तो हमारी जो करेंसी है वो भी डेप्रिशिएट होती है, मतलब वो वीक होने लगती है। तो इसका एक डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है। लॉन्ग रन में एडवांटेज ज़्यादा दिखता है, डिसएडवांटेज थोड़े ही दिखते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आता है कि मतलब एक तरीके से जो हमारी इन्फ्लेशन है वो कहीं ओवरहीट ना हो जाए, वो वहाँ पे कहीं बबल जैसा कुछ ना क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो अगर हम 2023 से देखें तो 2023 से लेकर 2025 तक 6.5% तक था, ठीक है। बट 2025 के बाद से ऑलमोस्ट 1.25% डाउन किया गया है, अभी 5.25 के पे है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें 2000 से लेकर 2025 तक, तो हाईएस्ट जो गया है रेपो रेट वो 14.5%। मतलब इतना निफ्टी या फिर स्टॉक्स वगैरह ही इतना इंटरेस्ट देते हैं या फिर रिटर्न देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने 2000 से 2025 के आसपास, जब ये 14.5% के आसपास रिटर्न था, मतलब इंटरेस्ट था, उस टाइम जिन्होंने एफडी में लगाया होगा उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला होगा। और अभी लो की बात करें तो लो 4 तक गया था, अभी 5.25% है, ठीक है। तो ये अपनी कुल शीट है। अभी हम देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट कैसा है। तो डाउ जोन्स देखें तो डाउ जोन्स पॉजिटिव है, एस&पी नैस्डैक भी पॉजिटिव है, ठीक है। निकाई की बात करें तो 1% डाउन है, और हैंगसेंग भी पॉजिटिव में था, ताइवान ओके कोसा भी। उसके बाद से गोल्ड पॉजिटिव ही है, और अभी रिसेंटली 4118 के आसपास आया था। वहाँ से 4200 भी गया था, बट ठीक है, स्लाइटली डाउन है। क्रूड ऑयल भी ठीक है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 19.48 आ गया है। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो 89.98 पे आ गया है, जो कि अभी रिसेंटली 90.12 तक चला गया था। तो अगर हम बॉन्ड मार्केट की बात करें तो पिछले 5 साल का जो गवर्नमेंट बॉन्ड है वहाँ पे हमें यील्ड मिल रहा है 6.19% का, और 10 ईयर जो बॉन्ड मार्केट है, बॉन्ड यील्ड, वो 6.5%, और 30 ईयर्स पे हमें 7.28% का यील्ड मिल रहा है। जापान का अगर बॉन्ड मार्केट देखें तो ये बहुत ज़्यादा शूट अप हुआ है, और अभी भी ये 1.95% पे आ चुका है। जो इसका रिसेंट लो था वो 1.03 था, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है ये 10 ईयर पे। और अगर आप 30 ईयर्स पे देखोगे तो वो 3% के ऊपर ही चल रहा है, 3.25 के आसपास आ गया था। तो अभी अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स अभी 47,000 ऑलमोस्ट 48,000 के आसपास है। और अभी प्रीवियसली देखें तो प्रीवियसली यहीं से एक ऑल टाइम हाई बना के नीचे आया था, 46,000 के नीचे भी गया था। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो इसका RSI 60 के आसपास है, बट अगर हम मंथली देखें तो मंथली में हमें 69-70 के आसपास ये दिख रहा है, ठीक है। और अगर हम रिसेंट करेक्शन की बात करें तो रिसेंट करेक्शन इसका आया था अभी 2021 के आसपास, जब कोविड हिट हुआ था, और उसके पहले आया था ये ऑलमोस्ट 2017-18 के आसपास, ठीक है। तो अभी रिसेंटली हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जहाँ से करेक्शन आया। बट अगर हम RSI की बात करें तो RSI पे देखें तो यहाँ पे 70 के आसपास था, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 70-72 के आसपास गया था। तो आने वाले टाइम में अगर 70-72 के आसपास जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस हाई 72 पे था जहाँ से करेक्शन आया था, और लास्ट टाइम 2021 में जब करेक्शन आया था 72 के ही आसपास था। तो अभी देखें तो 69.27% के आसपास आ चुका है। तो इधर ये थोड़ा सा डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अगर हम देखें तो ये स्टार्ट होगा, इसकी रैली स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट मई से स्टार्ट हुई थी, मतलब मई 2025 से, मई से लेके ऑलमोस्ट ये रैली ही कर रहा है मंथली कैंडल पे। तो अगर ये थोड़ा सा भी करेक्शन होता है डाउ जोन्स, तो काफ़ी मतलब एक हेल्दी करेक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ से, मतलब इसके प्रीवियस में, तो प्रीवियसली देखें तो यहाँ से ऑलमोस्ट 72 के ही आसपास से करेक्शन हुआ था, और RSI ऑलमोस्ट 42 तक गया था। फिर उसके बाद से ये सेकंड टाइम करेक्शन हुआ था, तो इसका जो RSI था ये 55 गया था। तो अगर यहाँ से करेक्शन आता है, मतलब 3-4% ऊपर जाने के बाद, जो हम मान रहे हैं कि मतलब 49,000 से 50,000 जब पहुँचेगा तो RSI इसका 75 तक पहुँच जाएगा। तो उस टाइम अगर वहाँ से करेक्शन आती है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना यही जो यहाँ का लो था 37,000 38,000, जो कि मतलब बहुत है, इतना नहीं आना चाहिए। तो इसका जो रिसेंट सपोर्ट है वो इस लेवल पे है, मतलब 42,000 से लेके 44,000। तो अगर ये 50,000 तक रैली करता है डाउ जोन्स, तो फिर हमें इस लेवल पे एक सपोर्ट दिख सकता है, ठीक है, नियरेस्ट फ्यूचर में। फिर हो सकता है कि यहाँ से एक रैली स्टार्ट हो जाए, या फिर अगर डीप करेक्शन होना होगा तो यहीं से थोड़ी सी साइडवेज हो जाएगी, फिर उसके बाद से हमें थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट अभी हम पॉजिटिव ही हैं डाउ जोन्स पे भी, और हमें लग रहा है कि मतलब 50,000 तक ये जा सकता है। अगर हम नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक में हमने लास्ट टाइम बताया था कि इसका जो RSI है, जब भी ये 75 के आसपास गया है, वहाँ से एक डीप करेक्शन हमें देखने को मिला है, ठीक है। और अभी ये सेम उसी जोन के आसपास है, तो यहाँ से चांसेस हैं कि एक बार करेक्शन देखने को मिले, ठीक है। अब लास्ट मंथ देखें तो लास्ट मंथ करेक्शन हुआ था, बट इस मंथ थोड़ा सा पॉजिटिव है।
और ऑल टाइम हाई जो है इसका वो भी उतना ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट 26,000 का ऑल टाइम हाई था, 26,200 के आसपास होगा या 152 के आसपास। तो अभी अगर हम बात करें नैस्डैक की, तो नैस्डैक में भी मुझे लग रहा है कि मतलब यहाँ पे करेक्शन आएगा। डाउ जोन्स में थोड़ा देर बाद आएगा, हो सकता है 1-2 महीने 3 महीने बाद आए, ठीक है। बट इसमें करेक्शन आना स्टार्ट हो चुका था और लास्ट मंथ काफ़ी अच्छा करेक्शन भी हुआ था। बट इस मंथ देखें तो अभी भी आरएसआई उसी जोन के आसपास है, 75-76 के आसपास है, जो कि मतलब एक ओवर बॉट जोन में है, मतलब ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिलेगा और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये 25,000 से लेकर 24,000 तक ईजिली आ सकता है। अब हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगे, 1 महीने 2 महीने 3 महीने का, बट करेक्शन इसमें दिख रहा है। हाँ, एक चीज़ और कि अगर नैस्डैक वहाँ यूएस में गिरना स्टार्ट होता है तो हमारी कंपनी जो है इंडियन एआई कंपनी या फिर आईटी कंपनीज, यहाँ पे भी हमें सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा। तो अलर्ट रहें, अगर आपके पास आईटी के शेयर्स है तो आप बेसिकली टेक्निकल्स को फॉलो करते रहें, क्योंकि टेक्निकल क्या है ना, एक दिन में चेंज हो जाता है। फंडामेंटल 3 महीने में चेंज होते हैं, बट टेक्निकल पे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं कि क्या हो सकता है। तो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 4197 पे चल रहा है अभी। और लास्ट टाइम हमने बात किया था कि ये भी जब भी मतलब ये ऑलमोस्ट 100 तक इसका आरएसआई चला जाता है, 100 120 तक गया हुआ है, तो एक बार अगर 100 पे जाता है तब कुछ करेक्शन आएगा। लास्ट टाइम हमने बात की थी, करेक्शन इसमें आया था, बट वहाँ से फिर वापस चला गया, मतलब 4000 के नीचे भी आया था, बट 4000 से फिर से ऊपर आ गया, मतलब 4200। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो जियो पॉलिटिक्स है ग्लोबल वाइज, वो काफ़ी अनसर्टेनिटी जोन में है, तो ये भी रीज़न है। और दूसरी चीज़ है कि जो एआई का बबल है वो भी रीज़न है। जो बॉन्ड मार्केट है, जो डेट मार्केट है, वो उसका जो यील्ड है वो शूट अप हो रहा है हर देश का कहीं न कहीं, ठीक है? तो इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? तो ये रीज़न है। और अभी रिसेंटली देखें मतलब आने वाले टाइम में तो इसका 4400 और उसके बाद से 4500 का टारगेट रहेगा। और अगर 4500 ब्रेक करता है फिर 4800 और 5200 तक जा सकता है। मतलब मेरा बहुत पहले से ही टारगेट था कि 5000 ईज़िली जाएगा। ये जब असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा था तभी मैंने बताया था कि मतलब 4000 तो ईज़िली चला जाएगा, 4500 का टारगेट दिया था मैंने। वो वीडियो जाके आप चेक कर सकते हो। तो रिसेंटली क्या हुआ कि मैं सिल्वर को उतना ट्रैक नहीं कर पा रहा था, मतलब नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी ज़्यादा चांसेस है कि गोल्ड ऊपर जाएगा। और जब ये नीचे आया था, मतलब $54 टच करने के बाद से, ऑल टाइम हाई बनाने के बाद से, जब ये नीचे आया था तब $50 के आसपास था, तब से मैंने ट्रैक करना छोड़ दिया था इसको, ठीक है। बट बीच में मैंने देखा 54 चला गया, अभी रिसेंटली देखा तो 58 पे आ रहा था। तो अभी देखें तो काफ़ी अच्छा है, मतलब मंथली कैंडल पे हम देखें तो काफ़ी अच्छा है। और इसका जो हमने टारगेट दे रखा है वो दे रखा है 90 और 100 का, मतलब 105 का हमारा नेक्स्ट टारगेट है। और बट हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो 90 फोर मतलब 94-95 के आसपास है, ठीक है। तो अभी 58 के आसपास चल रहा है और आने वाले टाइम में, मतलब वैसे तो मैंने टाइमिंग दे रखा था कि मतलब 3 से 5 साल, क्योंकि देखो मेन क्या होता है ना कि चीज़ों को तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। गोल्ड और सिल्वर मतलब एक साल में 50-50% ऊपर जाएंगे, ये कोई नहीं सोच सकता और कभी भी नहीं सोच सकता। इसीलिए जो मार्केट है और मार्केट के जो एसेट क्लासेस हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, मतलब कब क्या हो जाए, कितना परसेंट मूव कर जाए, कोई नहीं जानता है, ठीक है। यही रीज़न है कि जो शॉर्ट सेलर हैं वो बहुत टाइम इस चीज़ में फंस जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो नाम है जो 1929 में हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूँ यार, सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो सिल्वर का हो गया। इसका जो टारगेट है वो 95 से 105 के बीच में है। तो अभी हम देखते हैं कि इंडियन मार्केट कैसा बिहेव करने वाला है। तो इसका अगर हम मंथली कैंडल देखें तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है और स्टार्टिंग से ये इस जोन पे काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी अच्छा कैंडल है ये मंथली कैंडल। और मुझे लग रहा है कि मतलब आने वाले टाइम में ये 27,000 28,000 ईजिली चला जाएगा। और जो टारगेट भी दे रखा था हमने, मतलब बात कर रखी थी कि 28,000 से लेकर 30,000 का, क्योंकि अगर देखें तो काफ़ी अच्छा है। और बेसिकली क्या है कि बहुत सारे जो एडवांटेज हैं, जो मतलब एक होता है ना कि जो इंडियन मार्केट को सपोर्ट कर रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये भी है, और रेपो रेट हो, जीडीपी ग्रोथ हो, जीएसटी का इम्प्लीकेशन हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो निफ्टी का ग्रोथ है, मतलब इंडियन मार्केट का, वो अच्छा रहने वाला है। मतलब 2026 मार्च तक तो ठीक ठाक ही दिख रहा है। और जब ये 30,000 पहुँच जाएगा तब, मतलब 28 से 30,000, तब थोड़ा सा हो सकता है कि करेक्शन देखने को मिले, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम में अभी जो सपोर्ट बन रहा है वो 26,000 का ही रहेगा इस वीक के लिए, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 26,000, फिर 25,800 का रहेगा। मतलब दो सपोर्ट है अपने, एक 26,000 का और दूसरा है
25,800 का। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस ये रहने वाला है 25,300 का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर 25,500 से 25,600 का। तो अभी दो जोन है, मतलब ऊपर की साइड में एक 25,300 का, 25,600 का, सॉरी 26,600 और 26,300। नीचे की साइड है 26,000 और 25,800 का। तो बैंक निफ्टी में रिसेंटली हमने बात की थी कि जो इस लेवल पे हमने अपना मतलब टारगेट रखा था, और ये लेवल फ्राइडे के दिन अचीव मतलब हिट हो गया 59,500 का। इस जोन पे हमने सपोर्ट रखा था 58,000 का रिसेंटली। अभी जो इसमें बैंक निफ्टी में नियरेस्ट सपोर्ट है वो है 59,200 का और 58,800 का। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस, इसका पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 60,000 का, और नेक्स्ट दिख रहा है 60,400 का। ठीक है, बैंक निफ्टी ने रिसेंटली ही ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि जैसे रेपो रेट कट्स हुए ना, तो तब बैंक्स में एक रैली देखने को मिली, एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, सब में। ऑल्दो एसबीआई एक टाइम पे 1000 जा चुका था, वहाँ से फिर 950 तक आया, फिर 950 से फिर से रैली स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी एसबीआई बैंक की बात करें तो इसका जो सपोर्ट है वो इस लेवल पे है, मतलब 945 के आसपास। और अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो पहला रेजिस्टेंस इसका 1000 ही रहेगा, और अगर ये 1000 लेवल ब्रेक हो जाता है फिर 1050 और 1100 लेवल के लिए हम जा सकते हैं। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक भी थोड़ा सा साइडवेज हुआ था, बट इस जोन पे काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट बना चुका है, मतलब 980 के आसपास। इसका जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहने वाला है 1020 का, और फिर 1040 का। 1040 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आता है फिर 1150 तक जा सकता है। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस का जो अभी सपोर्ट दिख रहा है 1520 पे ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 1560 और 1580 का रेजिस्टेंस रहेगा। अगर 1520 का लेवल ब्रेक होता है फिर हमें 1500 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।